अशोक गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। 1985 में पहली बार आप विधानसभा में आए थे, तब से 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे और अपने एक लंबा राजनीतिक कैरियर है आपका। अपने इस राजनीतिक सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद लगातार 4 बार तक विधायक और 1 बार मंत्री रहे। ये लगातार बनने से ही क्षेत्र का विकास हुआ और एक बार बनने वाला कोई भी व्यक्ति विकास नहीं करवा सकता है। जनता दोबारा चाहती, विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। अगर पहली बार में ही हम काम नहीं करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे, तो दूसरी बार जनता मौका कभी नहीं देती है। इसलिए निश्चित रूप से मैंने जो पहले कार्यकाल में काम किया, मैं पहला इलेक्शन बहुत कम वोटों से जीता था, करीब 1,500 के करीब। जब मैंने पूरे बिजली का काम, सड़कों का काम, मैंने करीब 5 साल के कार्यकाल में 100 गाँव में बिजली लगाई। पहली बार लालसोट में 1985 के बाद 12वीं का स्कूल था। हम खुद भी 12वीं का पढ़ाई करने के लिए गंगापुर सिटी गए थे। कोई इलाके में स्कूलें नहीं थी, कॉलेज नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, पूरा बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सब चीज़ों का अभाव था। तो निश्चित रूप से हमने जो 5 साल का काम किया, जनता ने उस काम को तवज्जो देकर दूसरी बार चुनकर भेजा और लगातार इलाके की मांग के लिए, चाहे सरकार विपक्ष की भी रही हो 90 में और 93 में, पर लगातार हमने जिस तरह का इलाके के विकास के लिए विधानसभा के फ्लोर का उपयोग करके जो दबाव डाला, और निश्चित रूप से हम जो चाहते थे वो काम हुए। फिर 98 के बाद सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से इलाके का अशोक गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। पहली बार 99 में वहाँ पर कॉलेज खुला, सारी ग्राम पंचायतों में 10वीं तक का स्कूल खुल गए। CSC PSC हमने जो मांगी वो दी। लालसोट में एक 1 डॉक्टर डिस्पेंसरी था और एक PSC था पूरे इलाके में, और कुछ भी नहीं था। लालसोट सिटी में भी 1 डॉक्टर डिस्पेंसरी था। गहलोत जी से कहा हमने, उसको CSC कराया और आपको खुशी होगी कि गत वर्ष उन्होंने बजट में लालसोट को सब डिवीज़न लेवल का हॉस्पिटल बनाया, पंचायत समिति अलग बना दिया। निश्चित रूप से इलाके के विकास के लिए हमने जो भी उनसे मांगा, चाहे बिजली के 33 kV के स्टेशन हो, 132 के हो, 220 के हो, तो इलाके में बिजली का एक जाल बिछाया, सड़कों का एक जाल बिछाया। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो 250 की आबादी का हो। सारे 250 की आबादी तक के सारे गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। उसी का फल है कि दोबारा हमको एक बार नहीं 6 बार चुनकर आते हैं, इलाके का विकास करते हैं। और ईमानदारी मस्ट, ईमानदारी अगर राजनीतिता में रहेगी तो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ईमानदारी में अगर जरा सी भी खराबी आई काम करने में, तरीके में जरा सा भी कोई कमी मिली, तो निश्चित रूप से एक कमी को निश्चित रूप से उसको राजनेता को ले डूबती है। इसलिए ईमानदारी से काम करना, क्षेत्र के लोगों के प्रति वफादारी रखना, उनके विकास के काम को तवज्जो देना, जन सुनवाई करना, निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लोग दोबारा चुनकर भेजते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे यहाँ तक एक रिकॉर्ड है 52 से अब तक का कि दूसरी बार कोई विधायक बना ही नहीं। जब काम नहीं किया तो विधायक जनता क्यों चुनती उनको दूसरी बार, चाहे कोई भी हो। एक से दूसरी बार मेरे अलावा कोई भी नहीं बना हुआ। तो निश्चित रूप से विकास को जनता तवज्जो देती है। लालसोट की जनता का मैं तो बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विकास के लिए बार बार मौका दिया, और उसी का कारण है आज बार बार आने के बाद ही तो लालसोट के विकास हम जो भी चाहते हैं वो काम करते हैं। जनता की जो भी मांग होती है उसको पूरा करते हैं। परसादी लाल जी, लालसोट आपका दौसा जिले के उसमें आता है, और दौसा ख़ास तौर से राजस्थान की, पूरी राजस्थान की राजनीति है वो मीना नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। आप इन नेताओं में खुद को किस लेवल पर, किस पोजीशन पर पाते हैं? देखो, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर का जो पार्ट है ये मीना बेल्ट है, और मीना बेल्ट में रिजर्व सीट होती है, मीना ही चुनाव लड़ते हैं। तो मीना तो 2 लड़ जाए, 3 लड़ जाए, सब चाहे,
पर सब जातियों का विश्वास जीतना, सबको साथ लेकर चलना, निश्चित रूप से उसी का फल है कि मैं बार बार जनता के द्वारा चुना गया, बार बार निश्चित रूप से मौका दिया। सब जातियों का विकास, सबका जो साथ दिया मुझे लोगों ने, सब जातियों ने साथ दिया। मैं सभी का काम करता हूँ, हर जाति का जो भी कोई जिसके 50 वोट भी है जिस जाति के, उसके लोग उनका भी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति में, लोकतंत्र में जातिवाद को कोई स्थान नहीं है। जो भी जातिवाद का नारा दे के राजनीति करते हैं, एक बार भले ही सफल हो जाए, तो आगे चलकर वो लोग सफल नहीं होते हैं। मैं तो सर्व जातीय, सर्व समाज की बात करके निश्चित रूप से शुरू से राजनीति की है। इसी का फल है कि आज इस जगह पर हैं, उन सब का आशीर्वाद है। तो ये हमारे जो मीना बेल्ट का विकास नहीं हुआ, निश्चित करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गहलोत जी के आने के बाद दौसा का भी विकास हुआ, सवाई माधोपुर का भी हुआ। तो ये अशोक जी ने जितने भी काम किए, निश्चित रूप से बिना राजनीतिक भेदभाव के उन्होंने इस इलाके का विकास किया है। कोई भी ऐसी मांग नहीं हमारे एमएलएज की जो उन्होंने मांगा हो और उन्होंने नहीं किया हो। आज उसी का फल है। दौसा में कांग्रेस का बहुमत है, सवाई माधोपुर है, करौली है, सारे के सारे जो लोगों ने जातिवाद का नारा दे के भी निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को सवाई माधोपुर में 4 के 4 है, करौली में है, अब दौसा में भी 5 में से 4 है। तो निश्चित रूप से एक तरह से गहलोत जी की नीतियों के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। उसी का कारण है कि इस इलाके का विकास 98 के बाद बहुत तेज़ गति से हुआ और निश्चित रूप से आज लोग इसको हर जगह, जहाँ कॉलेज मांगा, बामनवास जैसी जगह कॉलेज हो गया, बौली में कॉलेज हो गया, जहाँ मांगो वहाँ कॉलेज। कोई सोच सकते थे कॉलेज, एक गंगापुर भी नहीं था पहले, बहुत पहले गंगापुर कॉलेज था, बाकी इलाके में था ही नहीं। आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए ने 1 मांगा, 2 मांगा, सब कॉलेज खोले हैं, बालिकाओं के भी खोले हैं, बालकों के भी खोले हैं, कोर्ट कचहरियाँ हैं, तहसील है, नई तहसीलों का क्रिएशन है, एसडीओ कोर्ट का क्रिएशन है, निश्चित रूप से नई पंचायत समिति बना, पंचायत राज को मजबूत किया है। तो निश्चित रूप से अशोक जी ने जो ये विकेंद्रीकरण किया है सत्ता का, उसी का फल है कि आज निश्चित रूप से अशोक जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सरकार ने विकास के काम किए। कोई ये नहीं कह सकता अशोक जी से ये किसी विधायक ने ये मांगा और वो नहीं दिया हो। इसलिए निश्चित रूप से विकास के लिए लोग जनता वोट देगी, दिया है और आगे भी देगी। इसीलिए जनता आप पर विश्वास करती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप पर विश्वास रखते हैं। प्रसादी लाल मीणा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे। विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। तो गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे। विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। तो गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा जी से। सर, 2 महीने के करीब हुए हैं आपको प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे का चार्ज संभाले हुए। कोरोना के पिछले साल और उससे पहले साल जो लहर आई थी, पहली और दूसरी लहर, उसमें राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था। यहाँ के भीलवाड़ा मॉडल को वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया था, उसकी प्रशंसा की गई थी। अभी तीसरी लहर चल रही है और हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। कितना विभाग तैयार है खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर? देखो, दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है। दूसरी लहर में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए विभाग ने और सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद निश्चित रूप से विभाग ने बहुत सराहनीय कार्य किया। वैक्सीनेशन का काम यहाँ हमारे यहाँ कई जिलों में, 7-8 जिलों में 100% फर्स्ट डोज हो गया। 80% से ऊपर हमारा एवरेज सेकंड डोज हो गया और निश्चित रूप से कई ज़िले हमारे दोनों डोज 100% कर लिया।
और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो अपील की, मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, उसका असर जनता पे हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद उसको कोई खतरा नहीं है। अगर कोविड हो भी गया तो उसको कोई खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा ओमिक्रॉन से भी कोई खतरा नहीं हुआ ना। निश्चित रूप से तो हमने जो भी तैयारियां की, हमारे ऑक्सीजन का पहले दूसरी लहर में बहुत संकट आया, पूरे देश से हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए। बाहर से हमको आवंटन किया भारत सरकार ने, उसमें भी भेदभाव किया हमारे साथ। हमने खुद ने, सरकार ने खुद ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, 500 से अधिक हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जो हॉस्पिटलों को हमने सीधे ऑक्सीजन से जोड़ दिए। निश्चित रूप से हमने आईसीयू बेड कम से कम 20,000 बनाए। तो जो भी जनरल बेड थे, वेंटिलेटर थे, सारी जो सुविधाएं जिनका अभाव पिछले समय हम महसूस कर चुके, उन सब कमियों को हमने एक तरह से दूर करके आज सरकार पूरी तरह तैयार है। चाहे दवाइयाँ हो, उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत कमी आई, सारा स्टॉक आज हमारे पास है। सारी महंगी से महंगी दवाई, चाहे वो 40,000 का इंजेक्शन भी है, वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। सारी दवाइयों का स्टॉक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन का है, डॉक्टर्स का है। निश्चित रूप से तीसरी लहर में भी केसेस काफ़ी आए, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही, पर हॉस्पिटलाइज बहुत कम हुई, डेथ भी बहुत कम हुई, लोग घर पर ही ठीक हो गए। तो हमने इनकी जांच के लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया। आज 80,000 के करीब डेली जांच हो रही है। वैक्सीनेशन का अच्छा काम हो गया, हॉस्पिटल का अच्छा काम है। तो आज उसी का कारण है कि हमारे यहाँ डेथ कम है। अगर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होता, हो सकता है डेथ का आंकड़ा ज़्यादा हो, पर जनता ने समझदारी से काम लिया, हमारे विभाग ने अच्छा काम किया, कलेक्टर्स ने अच्छा काम किया, हमारे चिकित्सा कर्मियों ने अच्छा काम किया, घर घर जाकर उनको वैक्सीनेशन किया। और उसी का फल है कि आज हम अपने आप को राजस्थान सुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, हमारे दूसरी लहर के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ की थी। आज भी हमारा काम जो है, ये मुख्यमंत्री जी की देन है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, वैक्सीनेशन फ्री करने के लिए कहा। उन्होंने कहा फ्री नहीं करेंगे, तो भी हमने कहा कि 30,000 करोड़ 3,000 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा पर स्टेट के लोगों के लिए हम हमारे बजट से भी वैक्सीनेशन देंगे। फिर प्रधानमंत्री जी का फैसला हुआ कि वैक्सीनेशन हम फ्री देंगे। अच्छी बात है, स्वागत है, उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री किया। और अभी बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन हुआ, निश्चित रूप से बूस्टर डोज की भी मुख्यमंत्री जी ने मांग की, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी पत्र लिखा। पूरे देश के बारे में उनका सोच है, वैक्सीनेशन से ही इसका बचाव है। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई ज़िले हमारे 100% कर चुके हैं। कई ज़िलों में कोई प्रॉब्लम, जैसे सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप है, उस कारण नहीं हो पाएगा। पर अब विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया। नहीं भी हो तब भी उनकी जैसे 84 डेज का गैप होना चाहिए फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में, उसको भी निश्चित रूप से हम देखेंगे कहाँ पर हमारा काम संतोषप्रद है। आज उसी का फल है, सबने मिलकर जो बराबर काम किया, उससे हमारे यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम है। दूसरी स्टेट में देखें, वहाँ पर डेथ, चाहे बम्बई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आपका केरल हो, वहाँ डेथ ज़्यादा है। दिल्ली हो, जो डेथ हुई है, ये डेथ भी 60 साल से ऊपर वालों की हुई है। या तो उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया या दूसरी बीमारियाँ थी, नेचुरल डेथ भी हम उनको कह सकते हैं। मंत्री जी, केसेस का नंबर अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कुछ दिनों से। आपने जब स्वास्थ्य विभाग संभाला था तो नए साल की तैयारियां चल रही थी, साल ख़त्म हो रहा था, और आपने उस वक्त कहा था कि ये नए साल के जो ये जश्न है, ये जो सेलिब्रेशन है, इस पर रोक लगानी चाहिए वरना केसेस बढ़ेंगे। और उस टाइम आप ही की सरकार के कुछ मंत्री थे जो आपसे सहमति नहीं रखते थे। आज जब इतने केसेस आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सख्ती की जानी चाहिए थी? देखो, अब बात, सब मंत्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी के आगे फैसला, मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं, जो भी वो सही ठीक समझते हैं वो करते हैं। अपनी बात कहने का अधिकार सारे मंत्रियों को है। कैबिनेट जब होती है तो अपनी अपनी बात कहते हैं, फैसला मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण कोई, उस समय इतना हमारा कोविड का था भी नहीं, पीक की संभावना तो पहले से थी, पर हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसी रिपोर्ट आती है, फैसला करना उनका काम है। मंत्री अपनी बात कहते हैं, फैसला मुख्यमंत्री जी करते हैं। मंत्री जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे। विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। तो गहलोत जी आए,
उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। विधानसभा में रहे, विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। तो गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा जी से। आप 6 बार के एमएलए हैं, काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्र में आपकी बहुत पहचान है, वहाँ के लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन लालसोट जिस दौसा जिले में आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा देखने में आता है कि बीजेपी और ख़ास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। आपकी तो मित्रता भी रही है उनसे। किरोड़ी लाल का अलग राजनीतिक स्टाइल है, हमारा अलग सोच है। हमारा जब जनता हमको चुनकर भेजती है, हम 5 साल तक एक ही काम करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास के जो भी वायदे किए उनको पूरा करना। तो निश्चित रूप से जनता के प्रति 6 बार जिताकर भेजने के उस चीज़ को हम हृदय में संवार के रखते हैं, कैसे हम लोगों का विकास करें, समस्याओं का समाधान करें। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से, कभी फैक्ट्री का आंदोलन, कभी किसी का आंदोलन, उनका दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स का तरीका अलग है, हमारी राजनीति का तरीका अलग है। अगर हम विकास नहीं करें तो हम 6 बार 8 बार इलेक्शन एक ही क्षेत्र से नहीं लड़ सकते थे। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करता, पर उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है। विकास के लिए अगर काम करे तो आदमी को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम विपक्ष में थे, मैं भी 2 बार इलेक्शन आ रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की, छोटी चीज़ को भी तूल बना के इस तरह करना ठीक नहीं है। जो विकास जो चुना गया है उसका निश्चित रूप से किरोड़ी लाल भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो ये बताए लालसोट में 5 साल में क्या किया, सवाई माधोपुर से रहे वहाँ क्या किया, महुआ से रहे वहाँ क्या किया, राजगढ़ से रहे वहाँ क्या किया। तो एक तरह से प्रतिबद्धता क्षेत्र के प्रति होगी तो लोग भी अपने प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमको चुनकर भेजेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए विकास ही सर्वोपरि होती है, जनता की समस्याओं का समाधान ही राजनीति में, डेमोक्रेसी में सर्वोपरि होता है। उसके कसौटी होती है, दोबारा लड़ेंगे तो कसौटी परखते हैं कि इन्होंने काम किया कि नहीं किया, जो वायदे किए उनको पूरा किया कि नहीं किया। किरोड़ी लाल जी को जरूरत ही नहीं पड़ती दोबारा लड़ने की, इसलिए उनकी राजनीति दूसरी तरह की। तो क्या यही वजह थी आपकी जो पहले दोस्ती थी वो अब उस तरह की दोस्ती नहीं रही है? कभी तो आपके सहयोगी, आपके साथ देने वाले वो दोस्ती शुरू से है, आज भी है। राजनीतिक भिन्नता हो सकती है, दोस्ती में कहीं फ़र्क नहीं आता है। किरोड़ी लाल जी सम्मानीय नेता हैं। किरोड़ी लाल जी 2 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, अभी राज्यसभा के हैं, मंत्री भी रहे हैं, पर 4-5 बार विधायक भी रहे, सम्मानीय है। मैं कभी भी कोई नहीं, पर उनकी राजनीतिक स्टाइल अलग है, हमारी राजनीतिक स्टाइल अलग है। इसलिए कौन सी स्टाइल ठीक है ये तो जनता महसूस करती है कि विकास करना चाहिए या वैसे ही धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ये जनता इन चीज़ों का, जब चुनाव आते हैं तब जनता इन चीज़ों को कसौटी पर परखती है। मंत्री जी, एक मुद्दा और है अभी किसानों की ज़मीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की ज़मीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वही मामला हाईलाइट हुआ। पहले किसान की क्या मदद हो, इस बात को लेकर हमने गंभीरता से विचार किया और जो नीलामी करने का जो तरीका था वो गलत था। 4.25 लाख रुपए में जो एसडीएम ने जैसे बताया, 4.25 लाख में उसका सेटलमेंट के लिए बैंक तैयार था, बैंक की कहीं गलती नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि इसको हम जमा कर देंगे, नया लोन इसको जारी कर देंगे, पर एसडीएम को गुमराह किया वहाँ के स्थानीय नेता ने, कहा कि वो तो हमारी बात को तैयार नहीं, बच्चे उस पर साइन नहीं करेंगे। अभी उसको खातेदार को डेथ हुए 2 महीने हुए थे, उसका नामांतरण भी नहीं हुआ बच्चों के नाम, अभी उसकी वाइफ के नाम भी नहीं हुआ। एक मरे हुए किसान की 2 महीने बाद ज़मीन नीलामी करना, निश्चित रूप से एसडीओ का भी उसमें गलती है, उसको देखना चाहिए पूरा प्रकरण। वहाँ पर 10 लाख का तो उसका पक्का मकान बनाया हुआ है, पूरे गेहूँ की खेती, सरसों की खेती, मूंगफली की खेती, पूरी खेती हो रही है, उसको पता ही नहीं कि हमारी ज़मीन नीलाम हो रही है, ये ध्यान नहीं उसको बताया नहीं गया। वो भूमाफिया का सबसे बड़ा दोस्त है जिसने एसडीओ को गुमराह किया।
तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। 1 करोड़ की ज़मीन के ज़्यादा भी हो सकती है कीमत, क्योंकि रामगढ़ तहसील हो गया, एसडीओ हो गया, पंचायत समिति हो गई, कॉलेज हो गया, तो रामगढ़ पचवारा की डीएलसी ऑटोमेटिक दुगनी तिगनी अपना आप ही हो जाती है, जब डेवलपमेंट होता है। उसी को देखते हुए भूमाफियाओं ने इस किसान की बिना बताए ज़मीन को नीलामी की। हम तो धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उन्हें प्रदेश में सभी किसानों की ज़मीन पर रोड़ा एक्ट में उस पर रोक लगा दी है, जिससे किसानों में निश्चित रूप से खुशी की लहर, जब फसल आएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसान अपना उसको पैसे जमा करा देंगे। बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में बिना ब्याज का 1.5 लाख तक का लोन जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से दिया, आज उसी का कारण एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहीं भी किसान की ज़मीन को नीलाम नहीं किया। बिना ब्याज का पैसा, आप पैसा जमा करा दो, टाइम पे वापस ले लो, बिना ब्याज का पैसा 10 साल से जो अशोक जी की देन है। हम भारत सरकार को कहना चाहेंगे, अगर वो किसानों की हितैषी है, जैसे अशोक गहलोत ने बिना ब्याज का पैसा 1.5 लाख तक का दिया, उससे भारत सरकार को भी चाहिए किसानों को बिना ब्याज का केसीसी और ब्याज का पैसा, बिना ब्याज का पैसा देना चाहिए। 500 करोड़ राजस्थान सरकार भर रही कोऑपरेटिव का ब्याज, 500 करोड़ तो भारत सरकार नहीं भर सकती क्या? भारत सरकार नहीं दे सकती किसानों को केसीसी बिना ब्याज की? ये भारत सरकार नेशनलाइज बैंक का काम है। अशोक गहलोत की अनुसरण करते हुए मोदी जी को भी हिंदुस्तान के किसानों को बिना ब्याज का पैसा देना चाहिए। ये किसानों के हित में है, देश के हित में है, जिससे किसानों की ज़मीन नीलाम होना ही बंद हो जाए। आज एक भी जगह कोऑपरेटिव में कहीं ज़मीन नीलाम नहीं हो रही राजस्थान में, एक भी जगह। ये सब नेशनलाइज बैंकों के कारण हो रहा है। तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि वो बिना ब्याज का पैसा किसानों को दे, जिससे उनकी ज़मीनें वगैरह नीलाम नहीं हो। और जो अभी ये बकाया है, इसको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमारे हिस्से का जो सेटलमेंट कर दो, 1 टाइम सेटलमेंट कर दो सब किसानों का, हमारे सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आएगा, वो हम देंगे, आपके हिस्से का आप भुगते हैं, कुछ किसान भी देगा। उस सेटलमेंट का जवाब प्रधानमंत्री जी ने 1 साल से अब तक नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा विकल्प अगर देश में किसानों को बचाना है, बिना ब्याज का पैसा बैंक किसानों को दे, वो ब्याज जो बैंक को आया है, जैसे हम भर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंकों का, उसी तरह भारत सरकार को नेशनलाइज बैंकों का ब्याज भरना चाहिए। फिर देश में कहीं भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी। जो कमर्शियल बैंक हैं और जो नाबार्ड के अधीन में जो ग्रामीण बैंक हैं, उनके कर्जों को लेकर के भारत सरकार उनका ब्याज का भुगतान भारत सरकार दे, तो किसान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी नीलामी करने की, या कोई कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई लाल सोट पे राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है, किसानों ने निश्चित रूप से दबा हुआ है। एमएफसी जो होनी चाहिए वो नहीं है, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, क्या नहीं महंगा हुआ। और भाव गेहूँ का वो कभी 2000, जब फसल आएगी तो 1500-1600 रुपये। मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि बिना ब्याज का पैसा नेशनलाइज बैंकों से किसानों को दे दो, जिससे इससे बड़ा कोई भला हिंदुस्तान के किसानों का नहीं होगा। खास मुलाकात में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे, 4 बार आप लगातार विधानसभा में रहे। विकास करते हैं तभी जनता दोबारा चुनकर भेजती है। तो गहलोत जी आए, उनसे हमने जो भी मांगा इलाके के विकास के लिए, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं।